बोलते थे जब हाँ पूछेंगे तो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा केवल आप लोग। हाँ, सुन्नी स्कूल के मतलब इस कॉन्सेप्ट के, इस स्कूल के फाउंडर कौन थे? अबू बकर, ठीक है, जो कि आयशा बेगम के क्या थे? फादर थे। नहीं, हाँ, और आयशा बेगम कौन थी? प्रॉफेट मोहम्मद की पत्नी थी। इस हिसाब से अबू बकर क्या हुए? उनके फादर इन लॉ हुए, जो फर्स्ट खलीफा कहलाए। और इनका जो यहां पे ये आए थे फर्स्ट खलीफा के रूप में बाय इलेक्शन, इन इलेक्शन के माध्यम से। ये लोग जो कहते कि इलेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या होंगे? सक्सेसर को चुनेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद के सक्सेसर को हम लोग बाय इलेक्शन क्या करेंगे? हम लोग चुनेंगे। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सिया स्कूल के कौन थे फाउंडर? अली। और ये अली कौन थे? प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ, सन इन लॉ, प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ, यानी कि फातिमा के हस्बैंड। फातिमा उनकी डॉटर का नाम था, उनके हस्बैंड। ओके, पिछले क्लास में यहां आप लोग देख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक आप लोगों को, ठीक है ना। ये किस तरीके से यहां पर इलेक्टेड हुए थे? तो इलेक्शन तो इनका हुआ नहीं था, ये तो माइनॉरिटी ग्रुप में थे। इनका मानना था चूंकि ये जो प्रॉफेट मोहम्मद थे वो हम लोगों के कौन थे? स्पिरिचुअल कमांडर थे। और स्पिरिचुअल कमांडर जो होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है? ये बाय जनरेशन आता है, बाय ब्लड आता है। कोई बाहरी लोग इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकता है इस चीज को। ये चीजें वंशानुगत आता है। तो जो बाय ब्लड उनके रिलेशन में आएगा, उनके कोई खानदान से होगा, वही क्या होंगे? हमारे स्पिरिचुअल जो है हमारे गुरु होंगे, स्पिरिचुअल हमारे लीडर होंगे, स्पिरिचुअल हमको कंट्रोल करने वाले होंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ? अली को क्या हुआ? फर्स्ट इमाम बनाया गया। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, ये भी आप समझ में आ गया। अब आइए हम लोग सुन्नी स्कूल के अंदर ये 4 सब स्कूल है, ठीक है। सुन्नी स्कूल के अंदर ये 4 सब स्कूल है। द हनीफी, या इसको हम लोग कुफा स्कूल बोलते हैं, कुफा स्कूल। ये सब सारा जो है फैक्चुअल बातें हैं, बार बार आप लोग को जिक्र कर देते हैं। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए पर्याप्त है। आप किताब में जो पढ़ेंगे आपको सभी किताब में एक ही जैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा। फैक्चुअल बात है, कहानी है, आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताने की कोशिश की जा रही थी उसको ज्यादा आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। बाकी तो उनका लाइफ स्टाइल है, बहुत सारी बातें हर एक किताब में, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। समझे राहुल? समझे निशा? मारिया, निशा, हाँ, अर्पणा। इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो हमको उतना इंफॉर्मेशन काम का हमारा नहीं है, हमारे लिए वो हम लोग ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं। हमको अगर कहीं पे कोई जहां से लीगल पॉइंट बात निकल रहा होगा, जो लॉ के दृष्टिकोण से हमको लगेगा कि इस चीज को कॉपी में मेंशन करना चाहिए, 1-2 पॉइंट आपको हमारे के बारे में बताएंगे, बाकी आप लोग उसको पढ़ेंगे। किताब में है, कोई एक किताब उठा लीजिए, कोई भी किताब, उसमें इतनी बातें लिखी हुई है और उतना ही हमारा काम का है। बाकी जहां बहुत बड़ी स्टोरी है वो आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा जुडिशरी के एग्जाम में कि आप उसकी स्टोरी लिख पाए। तो हनीफी और कुफा स्कूल, इसको फर्स्ट सब स्कूल है हमारा। इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देते हैं जो काम की चीजें हैं हमारा, ठीक है। इसके फाउंडर थे अबू, छूट जाइए जल्दी जल्दी, हाँ, इसका फाउंडर का नाम लिख लीजिए आप लोग, अबू हनीफा। दिस स्कूल इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर अबू हनीफा। और ये मोस्ट पॉपुलर स्कूल है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड
दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। इसके फाउंडर थे अबू हनीफा। केवल काम की बात बताएंगे आपको, बाकी आप किताब में पढ़िएगा, जितना इंफॉर्मेशन जमा कीजिएगा वो आपके काम का चीज है। हमको जो लगेगा अपने लीगल पॉइंट से वो हम केवल आप लोग को बता देते हैं। इसके फाउंडर का नाम था अबू हनीफा और यह मोस्ट पॉपुलर स्कूल है मुस्लिम लॉ के लिए। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना, इमिनेंट स्कॉलर कहा जाता है इनको, ठीक है ना। और लॉजिकल रीजनिंग के, जो बार बार कल भी बोले थे हम लोग, लॉजिकल रीजनिंग के बहुत बड़े विद्वान थे ये, और इसी टेक्निक का इस्तेमाल, ठीक है ना, वह करते थे। अब जो हम लोग बोले, जो केवल काम की बात बताएंगे, आप लोग दो चार पॉइंट बोलते हैं, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा और उसी के इर्द गिर्द जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप कलेक्ट कीजिएगा और इसको लिखिएगा आंसर लिखने में। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था लॉ के दृष्टिकोण से, ये जो ऐसा सोचते थे, ये बोलते थे कि ईच एंड एवरी ट्रेडिशन ठीक है ना, ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एज लॉ, ठीक है ना, यह मानने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक जो हमारा ट्रेडिशन है उसको लॉ के दृष्टि से हम उसको माने, यह जो है यह नहीं मानते थे साहब, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस चीज में इनका, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एज लॉ, he tried to find out the law in the text of Quran through analogical deduction। हम एनालॉजिकल डिडक्शन पढ़ाए हुए हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ के अंदर। ये कहते थे कि प्रत्येक ट्रेडिशन को हम सही माने, प्रत्येक ट्रेडिशन को हम जो है उस पर उसको लॉ के दृष्टि से हम उसको सही माने, ये जरूरी नहीं है। इसके बनिस्पत हम क्या करेंगे, हम एनालॉजिकल डिडक्शन पे जोर देंगे। एनालॉजिकल डिडक्शन जानते हैं आप लोग सभी लोग? जो भी साइंटिफिकली कंक्लूडेड बात होगी, ओके, यानी कि ये कहते थे कि ब्लाइंडली किसी भी धार्मिक किताब, किसी भी होली बुक, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो, उसको ब्लाइंडली मानने से अच्छा है, उसके पीछे अंधभक्त होने से अच्छा है कि हम जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसके हिसाब से जो हमारा एनालॉजिकल डिडक्शन आएगा, जो हमारे काम की बात होगी, जिसका कोई साइंटिफिक कंक्लूजन निकलेगा, हम उसी को एज ए ट्रेडिशन, एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानेंगे। ओके, क्लियर? यानी केवल इन्होंने कल भी इसका जिक्र किए थे, 18 ट्रेडिशन को ही इन्होंने केवल रिलायबल माना। 18 ट्रेडिशन को ही इन्होंने केवल रिलायबल माना कि 18 जो ट्रेडिशन है वही हमारे काम का है। बोले ना, कल भी इस पर इसका जिक्र किए थे। बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा का यह स्कूल रहा था। यह कह रहा था कि क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी की नीड चेंज हो रही है, और आप पुराने ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रहिएगा तो आप स्टक हो जाइएगा, ठीक है ना। इनका मानना था कि लॉ मस्ट बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग विद द चेंज, अकॉर्डिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरह विचारधारा के रहे होंगे ये लोग? कहा सोसाइटी जिस तरीके से चेंज हो रही है उसकी जरूरतों के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेडिशन को क्या करेंगे, हम फॉर्मुलेट करेंगे। उसका साइंटिफिक अगर कोई इसका रिलायबल मिलेगा हमको तो हम उसको मानेंगे। और ये बहुत ही पॉपुलर है। जब से ये स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उस वक्त से लेकर अभी तक ये बहुत ही पॉपुलर स्कूल कहा जाता था इसको। ओके,
इसका कहाँ कहाँ प्लेस है वो भी बता देते हैं आप लोगों को, बुक में लिखा हुआ होगा। इराक, ठीक है ना, इराक इसका को वहां का इसको होम कहा जाता है। इराक इसका जो है वहीं से ये स्टार्ट हुआ। फ्रॉम इराक द होम ऑफ दिस स्कूल, वहीं से इसकी बिगिनिंग हुई। वहां भी बहुत पॉपुलर है ये। ओके, अब आ जाइए कुछ को हम कंट्री का नाम बता देते हैं, आपको लिखा हुआ है। इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया। और ये बहुत अच्छी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान बिलोंग टू दिस स्कूल। इंडिया में और पाकिस्तान में जो बहुतायत संख्या में जो मुस्लिम्स हैं वह इसी स्कूल को फॉलो करते हैं, इसी स्कूल को मानते हैं। तो इसका जो क्रक्स है हनीफी स्कूल का, वह जनरली ट्रेडिशन पे जोर दिया गया, एक चीज, ठीक है ना, ट्रेडिशन इज सोर्स ऑफ लॉ। दूसरा, प्रोग्रेसिव इनका व्यू रहा कि समाज बदल जाएगा, हमारा ट्रेडिशन का जो है फॉर्मेट बदल जाएगा हमारा। एनालॉजिकल डिडक्शन को ये मानते थे, ओके, कि जो हम साइंटिफिक जो फॉर्मुलेट होगा जहां से वहां हम मानेंगे। हम किसी भी क्या बोलते हैं, पौधापंथी बोलते हैं उसको ना, जो ऐसा कोई चीज जो कि बहुत समय से चला आ रहा है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, अंधभक्त की तरह उसको यूज नहीं करेंगे। ओके, तो मेन इसका जो है हनीफी स्कूल का यह बहुत बड़ा योगदान रहा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? बाकी जो इंफॉर्मेशन आप जमा कर सकते हैं बुक से जमा कीजिएगा। क्लियर? निशा, राहुल, आरजू, चित्रांशी, अर्पणा, बोलिएगा। हाँ, बाकी बोला ना कि बाकी यही इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषा के रूप में आपके हर एक बुक में मिल जाएगा, इतनी ही बातें। और जो काम की बातें होंगी आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा एग्जाम में इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकंड आ जाइए, मलिकी स्कूल। दूसरा, मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था मलिक इब्न MALIK, मलिक इब्न IBN अनस ANS ऑफ मदीना, मदीना के थे। और ये उनके शिष्य भी थे, ठीक है। लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, मलिक MALIK, मलिक इब्न IBN इब्न अंस ANAS। ट्रांसलेशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मलिकी स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मलिक इब्न अंस ऑफ मदीना के थे ये। मक्का मदीना जानते हैं आप लोग ना, नाम सुने होंगे सभी लोग। अब बाकी तो बहुत ओके। ये फाउंडर का नाम था, ठीक है ना। कहां कहां पूरा का पूरा सिस्टम कल बताए थे, सुन्नी स्कूल ट्रेडिशन को ही फोकस किए हुए था, इसी व्यू पे था ही, इसलिए कल हम ट्रेडिशन बताए भी थे आप लोगों को। बीच में जो ट्रेडिशन डाले थे इसीलिए डाले थे कि पूरा का पूरा सुन्नी स्कूल ही जो था वो ट्रेडिशन को मानता था सोर्स ऑफ लॉ। तो कुछ ज्यादा और उसको कुछ कम, लेकिन ट्रेडिशन को ही मानता था ये लोग, कि प्रॉफेट मोहम्मद का जो सेइंग्स है, जो उन्होंने कह दिया, या उनका जो फिर एक्ट था, तो फिर किस किस तरीके से था वो कल बताए थे। कंपेनियन, उनके जो क्लोज लोग थे, वो जो कहते थे, वो जो करते थे, या कंपेनियन ऑफ द कंपेनियन। तो किनके ट्रेडिशन को माना गया, ये अलग अलग स्कूल में उस तरह से दे रखा गया है आपको। ओके, इंपॉर्टेंस, हम जो काम की बात है वो पढ़ देते हैं आप लोगों को। दिस स्कूल emphasize the importance of tradition as a source of law. It recognizes the traditions of the companion, या फिर
सक्सेसर ऑफ द कंपेनियन। किसके ट्रेडिशन को मानते थे ये लोग? तो कहते थे या तो कंपेनियन के ट्रेडिशन को, जैसा कंपेनियन बोले थे जो उनके क्लोजेस्ट लोग थे, जो उनके साथ उठते बैठते थे प्रोफेट मोहम्मद के साथ, तो उनका जो ट्रेडिशन था, यह जो है ये स्कूल जो थी मलिकी स्कूल, या उनको फॉलो करते थे उनके ट्रेडिशन को, या जो कंपेनियन के जो सक्सेसर थे, जिनका डायरेक्ट कोई उठना बैठना नहीं था प्रोफेट मोहम्मद के साथ, बल्कि वो किनके सक्सेसर थे? उनके कंपेनियन के सक्सेसर। उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को नहीं देखा, सक्सेसर को, मतलब कंपेनियन को देखा, और कंपेनियन के जो सक्सेसर थे उनको ये लोग फॉलो करते थे एज ए ट्रेडिशन। क्लियर? अब इनका योगदान देखिए लॉ में। अब इनका योगदान देखिए आप लोग मलिकी स्कूल का, लॉ के रूप में क्या खाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, यानी मलिकी स्कूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, एज फार एज पॉसिबल, अगर यह संभव हो, जहां तक संभव हो, एज फार एज पॉसिबल द न्यू रूल्स शुड बी ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द ट्रेडिशंस। जहां तक संभव हो, ठीक है ना, ट्रेडिशंस में नए रूल को क्या करना चाहिए? हमको नए रूल्स निकालने चाहिए। अब देखिए ये भी एक कितना प्रोग्रेसिव रहा ये सुन्नी स्कूल। जहां तक संभव हो आप ट्रेडिशंस को क्या करिए? इंटरप्रेट कीजिए, और उसमें जो नए रूल को है उसको आप क्या कीजिए? लाइए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, लिख सब अंडरलाइन करते चलिएगा आप लोग, या लिख लीजिए थोड़ा सा कहीं कहीं हिंट करके, ये सब चीज आप राइट डाउन कीजिएगा। इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन ओनली कियास एंड इजमा may be taken into consideration, but this school recognize ijma। हम लोग चौथा पढ़े थे, हम लोग कियास पढ़े थे, हम लोग इजमा पढ़े थे। केवल इन्हीं को नए रूल के लिए केवल इन्हीं को नहीं देखना है, बल्कि इजमा, ठीक है ना। तो एक चीज इसमें क्या था कि ये लोग जो इजमा को फॉलो करते थे, इजमा किसको बोलते हैं? एज ए सोर्स ऑफ लॉ में पढ़े थे हम लोग इजमा, वो क्या था हमारा? वेरी गुड, वेरी गुड, ओपिनियन ऑफ जुरिस्ट। तो ये केवल मदीने के जो जुरिस्ट लोग थे, केवल उन्हीं के इजमा को, यानी वहीं के जुरिस्ट का जो अपना ओपिनियन था, केवल उन्हीं को फॉलो करते थे। जब ये इजमा को एज ए सोर्स ऑफ लॉ देखते थे और इजमा पे जाते थे ये लोग, ठीक है ना, जहां पे आपका कुरान कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है, जहां पे आपका कियास साइलेंट है, तो हम लोग जुरिस्ट के ओपिनियन पे जाते थे। तो ये चूंकि मदीना से ही स्कूल बनकर आया है, ठीक है ना, वहीं इसका बर्थ प्लेस है इसका, तो मदीना के जो जुरिस्ट थे उसको ये लोग क्या करते थे? बहुत इंपॉर्टेंस देते थे एज ए सोर्स ऑफ लॉ। वहां के जो जुरिस्ट बोल देते थे वो लोग इसी को फॉलो करते थे। ओके, तो बस एक यहीं पे इनका लिमिटेशन था इजमा के रूप में, कि केवल मदीना के जुरिस्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी और जुरिस्ट को, और जगह के जुरिस्ट को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो यहीं पे एक जो ये वाला जो पॉइंट था, ये लोग यहां पे लिमिटेड हो जाते थे मलिकी स्कूल। ओके, क्लियर? और ये हनीफी स्कूल से ज्यादा प्रैक्टिकल थे। बोले ना, बहुत ये लोग प्रोग्रेसिव अप्रोच रखते थे, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल थे। ये हुआ आपका मलिकी स्कूल। और इसमें काम की चीजें होगी तो ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, कुवैत और बहरीन, यहां पे इसका क्या हुआ? स्प्रेड हुआ, फैला। मदीना से स्टार्ट हुआ और ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका, स्पेन, कुवैत और बहरीन। और आपको इस स्कूल के मानने वाले लोग इंडिया में नहीं मिलेंगे। मलिकी जो है वो इंडिया में नहीं है। क्लियर? अगर इंडियन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, तो फिर यहां पे आपको, यहां पे इंडिया में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहां पे।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सफेई, SHAFEI, सफेई, सफेई, इसके जो फाउंडर का नाम था ASH, सफेई, SHAFEI, सफेई, सफाई सफाई ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको अलग अलग बुक में, इसलिए बोले कि फैक्चुअल चीजें अलग अलग ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के बहुत बड़े विद्वान थे ये, इसको जो है बहुत बड़ा स्कॉलर माना जाता था इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का। और ये जो मलिकी स्कूल के जो फाउंडर थे उनका शिष्य था ये, और किसी तरीके से ये प्रॉफिट से भी रिलेटेड था, किसी तरह से रिलेशन था उनका अपना, बट ये इनके शिष्य थे, मलिकी के जो फाउंडर थे मलिकी स्कूल के, मलिक इब्न अंस, इनके यह शिष्य थे। इनका जो डॉक्ट्रिन था, इनका जो डेवलपमेंट था, वो आपको बगदाद और कैरो, कैरो कंट्री है, कैरो का नाम जानते हैं आप लोग ना, कैरो भी एक छोटी सी कंट्री है, और बगदाद, वहां ये सफाई स्कूल का जो डेवलपमेंट हुआ वहां बगदाद में और कैरो में हुआ। यह प्रोफेट के ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। ठीक है, एक लाइन है पढ़ देते हैं, सुनिएगा। as-Safai also relied upon the tradition of the prophet, but his reliance on the traditions was more critical than that of Malik. He examined the tradition in the light of legal reasoning and logic in order to get a very balanced and systematic rule of law. Through his life, he tried to systematize the tradition. इसने क्या किया, बोले ना कि सब एक बहुत प्रोग्रेसिव रहे, अपने अपने तरीके से उसने क्या किया, ट्रेडिशंस को, सफाई स्कूल ने क्या किया, इसको सिस्टमेटिक करने की कोशिश करी इसने। प्रॉफिट साहब का जो ट्रेडिशन था, ओके, उनको इन्होंने क्या किया, सिस्टमेटाइज किया इन्होंने ट्रेडिशंस को, और उसमें से जो लीगल रीजनिंग था उनको ढूंढने का कोशिश किया इन्होंने, जो लॉ पॉइंट के व्यू से जो लीगल लगा इनको, उनको क्या किया, इनको उन्होंने इसको फॉलो किया, सफाई स्कूल के मानने वाले लोगों ने। ओके, ठीक है, सुनिए, इसका एक लाइन है, हम वो पढ़ देते हैं लास्ट। as-Safai was of the opinion, यानी इनका विचार था, that there was not a single problem of human life, मानव जीवन में ऐसा कोई एक भी समस्या नहीं है, which could not be solved, जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है by कुरान, कुरान के द्वारा, और द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। अब सुनिएगा, इनका जो अपना ओपिनियन था, इस स्कूल के जो मानने वाले लोग थे, जो या बाद में जो इस स्कूल को माने, उनका एक ओपिनियन बड़ा अच्छा ओपिनियन था, क्या, कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, समाज कितनी भी बदलते रहे, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान जो है वो कुरान में नहीं दे रखा है, या प्रॉफिट साहब का जो ट्रेडिशंस है उसके अंदर उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ओके, ठीक है, बाकी इसका प्लेस देख लीजिए आप लोग, ये कहां कहां फैला। लोएस्ट पार्ट ऑफ द इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिम, जो हमारा पश्चिम भाग जो है हमारा, इस तरफ ये वाला हिस्सा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, बाकी तो बता ही दिए, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन सब जगहों पे इस स्कूल को मानने वाले आपको जो है मुस्लिम कम्युनिटी है वो मिलेगी आपको।
ओके, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट आ जाइए, हनबली। हनबली, इसके जो फाउंडर थे वो थे इब्न हनबल। द फोर्थ एंड द लेटेस्ट स्कूल ऑफ द सुन्नी सेक्ट, सबसे चौथा और सबसे अंतिम सुन्नी स्कूल के अंदर सेक्ट वाज एस्टेब्लिश बाय इब्न हनबल। ये मानते थे कि ट्रेडिशंस को क्या करना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशंस को रिजिडली फॉलो करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशंस है वही हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है। ब्लाइंड रिलायंस ऑन ट्रेडिशन। आवाज म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज, किसी का आवाज ऑन है मुद्दे। दूसरे किसी चीज के लिए या कोई स्पेस नहीं छोड़ रखे थे इन्होंने। इस स्कूल के मानने वाले लोगों ने कहा कि हम ट्रेडिशंस को क्या करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। ओके, he laid much stress on traditions and allow a very narrow margin to the doctrine of analogy। दूसरे के लिए कोई रास्ता नहीं है, बहुत नैरो मार्जिन है। हमारा जो ट्रेडिशन कहा गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और आपको अभी कुछ करना नहीं है। ये कहां कहां था इसको देख लीजिएगा। सऊदी अरबिया एंड कतर, ठीक है, सऊदी अरबिया एंड कतर में इसके फॉलोअर्स मिलेंगे आपको। इस इंफॉर्मेशन के बाद और अगर कोई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बुक में सारा जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। बाकी जो बेसिक बात है सुन्नी स्कूल के लोगों के लिए बस इसी तरह की बात है कि ये लोग ट्रेडिशंस को एज ए सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। ठीक, ट्रेडिशंस को कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेडिशंस में नई गुंजाइश बनती है कि आप क्या करेंगे, सोसाइटी जिस तरीके से बदल रही है उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशंस रीजनेबल है, साइंटिफिक है, उसको हम मानेंगे और बाकी चीज़ों को हमको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ स्कूल, सब स्कूल ने, सुन्नी स्कूल के अंदर जो सब स्कूल है, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशंस को ब्लाइंड मानने की ज़रूरत है और उसको हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। तो यही सब स्कूल, लेकिन बेसिकली ओवरऑल जब देखिएगा तो इस जो सुन्नी स्कूल है वो ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते हैं, जिस भी तरीके से करे, न्यू अप्रोच के साथ करे या ब्लाइंडली करे। तो अपना सब स्कूल का अपना अलग अलग रहा, क्योंकि अलग मत रहा तब अलग स्कूल बना होगा। ऑब्वियसली बात है, हाँ या ना? अगर आप उसी चीज को मान रहे हैं तो आप उसी स्कूल के अंदर आ रहे हैं, आप उसमें कुछ अलग चीजें किए होंगे तब आपका अलग स्कूल बना होगा। क्योंकि ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे थे इसलिए सुन्नी स्कूल के अंदर आ गया। तो अब दो तीन चीजें हैं, या तो ट्रेडिशन को आप फुल फ्लेज मानिए, एक वो स्कूल हो गया। कुछ लोग ट्रेडिशंस में नए साइंटिफिक चीज़ों को इंक्लूड कर रहे थे, एक वो स्कूल हो गया। कुछ लोग ट्रेडिशंस को प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे थे, वो हो गया। कुछ उसमें इजमा को जो है इंक्लूड कर रहे थे, वो एक अलग स्कूल हो गया। तो इसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं सुन्नी स्कूल को तो क्या मिलेगा हमको, एक क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस पर आपको जोर मिलेगा। क्लियर?